Good morning, students. Morning, sir. Good morning. sir. Good morning, sir. Morning, sir. चलो, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने कौन सा अमीनो एसिड तक बताया था? Acidic amino acids. एसिडिक अमीनो एसिड। हाँ, चलो अब बता दो मुझे आप सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम। Cysteine methionine. and methionine. वेरी गुड। सिस्टीन, सिस्टाइन एंड Methionine. मिथाइल। चलो, अल्कोहलिक अमीनो एसिड का नाम बताओ। Serine and threonine. सेरीन एंड थ्रेओनाइन। गुड। और एसिडिक अमीनो एसिड का? Aspartic acid and glutamic acid. एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। अब बच्चों आप लोग याद रखें ना, इसमें COH ग्रुप 2 है, तो इसीलिए नेट चार्ज इसमें नेगेटिव होगा जब हमारी बॉडी में रहेगा। तो और प्लस जो है इसमें आप लोग याद रखना, जिस भी प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा होगा और वो प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन कहलाया जाएगा। तो क्या बताया था मैंने आपको एसिडिक प्रोटीन का एग्जांपल? एंटी फर्टिलाइजेंट। वेरी गुड, एंटी फर्टिलाइजेंट, जो स्पर्म पे प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों, जरा मुझे ग्लाइसिन बता दो। प्रोटीन सिंथेसिस के बगैर जो है ग्लाइसिन कहाँ पे यूज हो सकता है और किस किस सिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है? हेम सिंथेसिस के लिए। हेम सिंथेसिस के लिए। हाँ, तो इसी तरीके से जो ये ग्लूटामिक एसिड है ना, जो है इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर। आप लोग इसी को कंटिन्यू कर लेना। एक पॉइंट हमें और लिखना है एसिडिक अमीनो एसिड में। ग्लूटामिक एसिड एक्ट्स एज प्रिकर्सर for the synthesis of GABA। और GABA को हम लोग कहते हैं गामा अमीनो बुटारिक एसिड। और इट इज शॉर्टली कॉल्ड एज GABA। अगर आप लोगों ने अर्लियर याद रखा होगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो आप लोग नर्व इंपल्स में पढ़ते हैं, तो वहां पे आपके टीचर ने आप लोगों को बताया होगा कि GABA इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। So glutamic acid acts as a precursor for the synthesis of GABA, which is a inhibitory neurotransmitter. सर सिंथेसिस ऑफ के बाद क्या है? Synthesis of GABA, gamma aminobutyric acid. Glutamic acid acts as a precursor for the synthesis of gamma aminobutyric acid, और उसको शॉर्टली GABA कहते हैं, और जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जरा आप लोग मुझे एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बता दो जो आप लोगों ने याद रखा हुआ है। बच्चों कोई सा न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बताओ। एसिटाइल कोलिन, जो आप लोगों को याद रखना होता है, जो नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हेल्प करता है ट्रांसफर होने में। लेकिन अगर ये GABA होगा तो ये नर्व इंपल्स के ट्रांसफर को रोक देता है। तो फिलहाल हम लोग इसको आगे देखेंगे जब हम लोग नर्व इंपल्स पढ़ेंगे। तो ये था एसिडिक अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लेना, इसी में आप सब हेडिंग कर लेना। तो लिख लेना एमाइड्स ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड्स। Amides of acidic amino acids, because these amino acids contain amide group in their R या in their side chain। तो अब एग्जांपल क्या क्या है? वन एग्जांपल इज द एस्पार्टिक एसिड, और बच्चों सेकंड इज एस्पाराजाइन है। पहला एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड का जो एमाइन है, और फिर उसके बाद जो है दैट इज ग्लूटामाइन।
इसका आपको स्ट्रक्चर का नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा मतलब यहाँ में एमाइड क्या होगा, इसका मतलब क्या है। अगर अमाइनो एसिड में यू पीपल नो कि ये तो होता ही होगा। बच्चों क्या था इसमें, एस्पार्टिक एसिड में क्या था, इधर में CH2 और क्या था, COOH। C डबल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, जो ये एस्पाराजाइन होगा इसमें OH की जगह में NH2 आएगा, तो यहाँ में कुछ इस तरह का होगा। और जब एस्पार्टिक एसिड में OH की जगह में आएगा NH2 तो कहेंगे एस्पाराजाइन। साइमल्टेनियसली अगर COOH है और यहाँ में NH2 है और बच्चों यहाँ में H है और यहाँ में CH2 आप लोगों ने देखा था एस्पार्टिक एसिड में, और फिर एस्पार्टिक एसिड में आप लोगों ने देखा था COOH, तो OH की जगह में NH2 आएगा और इसको हम लोग कहते हैं बुलेट अमाइड। तो इसीलिए मैंने हेडिंग डाला था ऊपर कि दे आर द एमाइड्स ऑफ दिस एसिडिक अमाइनो एसिड्स। और जो ये CONH2 है इसको हम लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं। Are you done with this? सर Yes, sir. न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल क्या था सर? न्यूरोट्रांसमीटर का एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये बताया था है ना, और एक और होता है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, उसको कहते हैं एसिटाइल कोलाइन या एसिटाइल कोलिन इसे कहते हैं, और ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है। गाबा भी है, ग्लाइसिन भी है, ब्यूटारिक एसिड भी है, सेरोटोनिन भी है, एड्रेनलिन भी है, नॉरएड्रेनलिन भी है। तो फिलहाल मुझे गाबा का बताना था, बाकी मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, नर्व इंपल्स में सिखाऊंगा। तो ये था रिगार्डिंग एसिडिक अमाइनो एसिड्स और देयर एमाइड्स। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ अमाइनो एसिड देखना है। तो पहला मैंने आप लोगों को एलिफेटिक बताया था, दूसरा बताया था अल्कोहलिक, तीसरा बताया था सल्फर कंटेनिंग, चौथा बताया था एसिडिक अमाइनो एसिड एंड देयर एमाइड्स। तो अब आप लोग पांचवा वाला लिख लेना, बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स, तो बेसिक अमाइनो एसिड में लिख लेना the amino acids that have more than one NH2 group. There are more than one NH2 are called as basic amino acids. आप लोगों को डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है और आप लोगों को इसके एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड का भी डेफिनेशन याद रखना है और बेसिक अमाइनो एसिड का भी डेफिनेशन याद रखना है। दैट इज they are diamino monocarboxylic acids. तो एसिडिक अमाइनो एसिड क्या था, डाइकार्बोक्सिलिक मोनोअमाइनो एसिड, और ये वाले होता है डाइअमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एग्जांपल जो है, एक आप लोग लिख लेना लाइसिन और एक आप लोगों को लिखना है आर्जिनाइन, और बच्चों एक आप लोग को याद रखना है हिस्टीडीन। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, इसमें से आप लोग एक का स्ट्रक्चर याद रख लेना, और लाइसिन का इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ में COH होगा, यहाँ में NH2 होगा, यहाँ में H होगा, और यहाँ में अब जाके CH2 4 होंगे साइड चेन में, और बच्चों लास्ट में इसमें NH2 होगा, और जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज लाइसिन।
अब देखो एक यहाँ में NH2 और एक यहाँ में NH2, तो इसीलिए एक से ज्यादा NH2 होगा इसमें, तो कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। अब बताओ हमारे बॉडी में क्या होगा इनका नेट चार्ज? Neutral. नेट चार्ज क्या होगा हमारी बॉडी में? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। गुड है। तो देखो 7 pH पे ये नेगेटिव होगा और 7 pH पे ये पॉजिटिव होगा, 7 pH पे ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो बचा क्या तब भी? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव बचा, तो इसीलिए ये क्या होंगे नेट पॉजिटिवली चार्ज। सो दे आर नेट पॉजिटिवली चार्ज। सर रिपीट कीजिए ना। हाँ मैं आपको यहाँ पे देखो CO जरा 7 pH ले लो आप, 7 pH पे COH क्या रहता है, नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है? COH. नेगेटिव सर। नेगेटिव रहेगा। जरा NH2 क्या रहेगा 7 pH पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव, और ये भी क्या रहेगा 7 pH पे, NH3 पॉजिटिव। अब देखो ये एक नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव कैंसिल हुआ, तो तब भी इसमें क्या चार्ज बचा? पॉजिटिव Positive. चार्ज बचा, तो इसीलिए ये क्या होंगे नेट पॉजिटिवली चार्ज। सो दे आर नेट पॉजिटिवली चार्ज in our body proteins. तो बच्चों जिसमें भी ये बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा होगा तो उनको हम लोग कहेंगे बेसिक प्रोटीन्स, बिकॉज द प्रोटीन्स रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स are called as basic proteins। और इसका एक आपको एग्जांपल याद रखना है और वो है हिस्टोन्स। The proteins rich in basic amino acids are called as basic proteins। और basic protein का बेस्ट एग्जांपल है हिस्टोन्स। क्लियर? बच्चों जरा आप लोग बता दो मुझे हिस्टोन के बारे में कुछ कहानी जो आप लोग जानता है और पता DNA. भी। DNA। DNA. DNA के साथ होता है ना, और क्या बनाता है? बेसिक। और Histones. बनाता है वहां पे क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमेटिन। Chromosome. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, हिस्टोन्स आर आप डिवीजन दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। थैंक यू सर। हिस्टोन्स आर positively charged basic proteins that are rich in lysine and arginine। that are rich in lysine and arginine। बच्चों ये क्या करते हैं? they neutralize the negative charge of DNA। they neutralize the negative charge of DNA and thus helps in formation of chromatin। और या ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम। बता दो क्या क्रोमेटिन अब खाली डीएनए हुआ या क्रोमेटिन हो गया अब डीएनए प्लस प्रोटीन? DNA plus. डीएनए प्लस प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन होगा उधर में? हिस्टोन प्रोटीन होगा। आप लोग को पता है कि जो डीएनए है उसका नेगेटिव चार्ज होगा और ये डबल स्टैंडर्ड होता है तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन ना होए
तो इसीलिए इनके साथ हिस्टोन प्रोटीन आ जाता है और वो हिस्टोन प्रोटीन जो है फिर डीएनए के नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करता है, न्यूट्रलाइज करता है और प्लस फिर जाके वहाँ क्रोमो इस डीएनए को कॉइल करने में हेल्प करता है। और जब डीएनए कॉइल होगा, सुपर कॉइल होगा, तो वो बनाता है क्रोमेटिन और फिर बनाता है क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ में, histidine also acts as precursor for the synthesis of histamine। और बच्चों हिस्टामीन याद रखना एक वैसोडाइलेटर होता है, vasodilator that increases permeability of blood vessels। A vasodilator that increases permeability of blood vessel। जो भी कोई कंपाउंड ब्लड वेसल को डायलेट करे उसको कहते हैं वैसोडाइलेटर। तो बच्चों जो भी कोई कंपाउंड ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करे उसको कहते हैं वासो कंस्ट्रिक्टर। तो हमारी बॉडी में एक वासोडाइलेटर है, क्या नाम है? हिस्टामिन। हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन जरा बता दो किस अमीनो एसिड से मिलता है? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। जैसे ग्लाइसिन से मिला था हेम, जैसे ग्लूटामिक एसिड से मिला था गाबा, और उसी तरीके से हिस्टिडीन से मिलता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। तो ये है रिगार्डिंग बेसिक अमीनो एसिड के डिटेल के बारे में। और बाकी ये हिस्टाडीन, ये हिस्टामीन हमें आगे सीखना है जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इम्यूनोलॉजी, और वहां में हमें मास्ट सेल के बारे में बताना है कि मास्ट सेल इसको रिलीज करता है। तो ये फिलहाल इतना सफिशिएंट है कि यहाँ पे आपको प्रिकर्सर याद रखना है कौन सा होता है हिस्टाडीन। अब हिस्टामीन का एक्शन क्या है, क्या काम है, वो हमें हेल्थ एंड डिजीज में सीखना है। एंड दिस इज रिगार्डिंग द व्हाट वी कॉल एज बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बच्चों अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है लिख लेना एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। सर ये यस, फर्स्ट वाला पॉइंट में प्रीकर्सर क्या है? मतलब क्या मीनिंग? एक्ट एज ए प्रीकर्सर। हाँ प्रिकर्सर मतलब क्या है, जैसे हम लोग सपोज फ्लोर लेते हैं, आटा लेते हैं, और इस आटा से जो है हम लोग बना सकते हैं रोटी भी, हम लोग इस आटा से पूरी भी बना सकते हैं, हम लोग इस आटा से परांठा भी बना सकता है ना? तो मतलब ये फ्लोर जो है ये प्रिकर्सर है किसका? रोटी का। ये आटा किसका प्रिकर्सर है? पूरी का। ये आटा किसका प्रिकर्सर है? परांठा का। तो जो भी कोई इनिशियल मॉलिक्यूल जिससे कोई नया चीज बने उसको क्या कहते हैं? उसको प्रिकर्सर कहते हैं। अब समझे या नहीं? यस सर। तो सर एक अब डाउट था सर। हाँ जी बोलिए। सर इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? हाँ इनहिबिटरी का देखो, आपको मैं इसीलिए कहा मैं नर्व इम्पल्स में, ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन जो है ना जब दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफर करता है, और इस वाले जंक्शन को कहते हैं हम लोग साइनेप्स, ठीक है? और ये वाला जो पहला वाला न्यूरॉन है ये यहाँ से केमिकल फेंकता है, और वो केमिकल को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, या तो इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, जगाएगा, और या तो इस न्यूरॉन को सुला के ही रखेगा, इनहिबिट करके रख लेगा। अब डिपेंड है कि इस न्यूरॉन ने कौन सा यहाँ में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। अगर इस न्यूरॉन को एक्साइट करेगा तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और जो इसको एक्साइट करेगा। अगर इस न्यूरॉन ने निकाला न्यूरोट्रांसमीटर और जो इसका इनहिबिशन करेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दैट मींस एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इनहिबिट कर सकता है ट्रांसमीटर की वजह से, तो उसको हम इनहिबिटरी न्यूरॉन, मतलब ये इसको सुलाएगा, इसको एक्साइट नहीं करेगा, इसको बिल्कुल रेस्ट में रख लेगा। आप समझ गए?
Yes, sir. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है ये मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा, ये मैं रफली बताया क्योंकि ये हमें एक तो उधर भी सीखना है टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में, और फिर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी सीखना है। फिलहाल इसका टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये हमें क्यों नहीं आता है, ये आपको आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस टिश्यू और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में अगर हम लोग इनका आर ग्रुप देखें तो इनके आर ग्रुप में होता है एरोमेटिक रिंग। they have aromatic ring in their R group. और बच्चों इसका एग्जाम्पल जो है एक आप लोगों को याद रखना है फिनाइल एलानाइन। ये सारा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हाँ। और एक का नाम है टायरोसिन और बच्चों एक का नाम है ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दे आर द 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और इसमें आप लोग याद रख लेना कि जो ग्लाइसिन है वो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। Glycine is simplest amino acid and tryptophan is most complex amino acid. सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है और बच्चों सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। और इस ट्रिप्टोफैन में एक रिंग होता है उसे कहते हैं इंडोल रिंग। तो देखो ट्रिप्टोफैन ये माइक्रोफोन ऑन है जरा, ये CPSP बदरपुर और तमन्ना का भी माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। Is there any guy CPSB से कोई स्टूडेंट उठे और माइक्रोफोन बंद रखे वहां पे, और जब जरूरत होगा तब पूछ सकते हैं। और CPSB जो है वो कैमरा भी ऑन करके रख लो। जरा CPSB से कोई बच्चा उठे और कैमरा को ऑन करे और माइक्रोफोन के बंद करे। कैमरा को भी ऑन करके रख लो, हाँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। ट्रिप्टोफैन contains a ring known as indole ring। contains a ring known as indole ring। और ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि इंडोल रिंग कौन से अमीनो एसिड में होता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि इंडोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है ट्रिप्टोफैन। तो ये है 3 अमीनो एसिड जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, एक फिनाइल एलानिन, एक टायरोसिन और एक ट्रिप्टोफैन। आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। किसी बच्चे का होगा रहेगा तो वो बता देगा। अब देखो बच्चों यहाँ मैं आप लोगों को सपोज इसमें COH ग्रुप दिखाऊं और COH ग्रुप जो है यहाँ में NH2 और यहाँ में H, और अब यहाँ में फिनाइल रिंग होगा अटैच। और जब फिनाइल रिंग अटैच होगा तो इस को हम लोग फिनाइल एलानाइन कहते हैं।
और यहाँ में देखो COOH और वही C होगा, NH2 होगा, H होगा और यही फिनाइल एलानीन ही होगा। तो बच्चों फिनाइल एलानीन में लेकिन क्या होगा, फिनाइल एलानीन ही है, बस डिफरेंस है कि इसमें यहाँ में OH होगा और जब OH होगा एंड दिस अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड एज टायरोसिन। अब देखो एरोमेटिक रिंग है तो इसीलिए हम लोग इसको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। और अब यहाँ पे देख लेना आप कि जो ये टायरोसिन है इसमें OH भी है, तो इसीलिए टायरोसिन को हम ऑल्सो इंक्लूड करते हैं इन द अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। देखो टायरोसिन इज ऑल्सो इंक्लूडेड Tyrosine is also included in alcoholic amino acids. Tyrosine is also included in alcoholic amino acids. तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, टायरोसिन एक्ट्स एज प्रिकर्सर Tyrosine acts as a precursor for the synthesis of melanin। और शायद मेलानिन पता होगा आप लोगों को, हमारे स्किन का डार्क पिगमेंट होता है। और कॉमा यू कैन राइट देयर, जैसे एड्रेनलिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है। और बच्चों एड्रेनलिन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं एपिनेफ्रिन। और या नॉर एड्रेनलिन और इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जैसे T3 के लिए, और T3 को हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनाइन कहते हैं। सो ये सारे हार्मोन्स हैं और ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एड्रेनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा। एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। और T3 जो है वो होता है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन और इसको हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनाइन कहते हैं। और देन यू कैन राइट देयर T4। और बच्चों T4 को हम लोग कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, और या इसको हम लोग थायरॉक्सिन भी कहते हैं। आपको कभी भी पूछा जाए थायरॉक्सिन T3 को कहते हैं या T4 को, T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। टायरोसिन से हमारे बॉडी में स्किन का पिगमेंट भी बनता है, टायरोसिन से एड्रेनलिन भी बनता है, नॉरएड्रेनलिन भी बनता है, T3 भी बनता है और T4 भी बनता है। Are you done with this? Yes, sir. No, sir. No, sir. वो सर बहुत सारा जम गया है। अब एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन होता है और T3 एंड T4 ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होगा जो हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ना है।
Should I move to the next slide? Okay, sir. No, sir. No, sir. थोड़ा बाकी रह गया. हाँ, लेकिन आप लोग बताया भी करो फिर, हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों का वेट करता हूँ आपके रेस्पॉन्स का कि आप लोग बताएंगे सर फिनिश हो गया. मेरा तो हो गया सर. अनीश का शायद, अनीश का नहीं हुआ अभी. अनीश का हो, अनीश हुआ आपका? यस सर, यस सर. चलो अब नेक्स्ट जो है लिख लेना, नेक्स्ट लिख लेना आप ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन acts as precursor for the synthesis of melatonin. और बच्चों मेलाटोनिन को हम लोग स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं. और कॉमा सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन जो है उसको हम लोग वैसोकंस्ट्रिक्टर कहते हैं. Vasoconstrictor that constricts blood vessels, yeah, that decreases permeability of blood vessels. तो किसने ब्लड वेसल के परमिएबिलिटी को इंक्रीज किया था? वैसोडाइलेटर. वेरी गुड, वैसोडाइलेटर. और क्या था वैसोडाइलेटर का एग्जांपल? हिस्टामाइन. हिस्टामाइन. और हिस्टामाइन कौन से अमीनो एसिड से बनता है? हिस्टीडाइन. हिस्टीडीन से. और ट्रिप्टोफैन से कौन सा बनता है? सेरोटोनिन. और सेरोटोनिन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है. और बाकी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन B3 भी. और बच्चों विटामिन B3 को हम लोग नियासिन भी कहते हैं और उसका भी प्रिकर्सर होता है. और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ में इंडोल 3 एसिटिक एसिड. और इस इंडोल 3 एसिटिक एसिड को हम लोग शॉर्टली IAA भी कहते हैं या I3AA. और बच्चों I3AA एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है. और ऑक्सिन आप लोगों को पता है प्लांट का हार्मोन होता है जो ग्रोथ में हेल्प करता है. अब अगर आप लोगों को बॉटनी में से क्वेश्चन आए, द इंडोल रिंग ऑफ ऑक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश अमीनो एसिड, तो क्या कहेंगे? I3AA. ना I3 इसका नाम है. द इंडोल रिंग ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश, तो क्या कहेंगे? Tryptophan. ट्रिप्टोफैन. ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इधर लिखाया था, ये यहाँ पे आपको लिखा था ट्रिप्टोफैन कंटेन्स अ रिंग नोन एज व्हाट? इंडोल रिंग. और इसीलिए इसका, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे आप. विटामिन B3 के बाद क्या है सर? विटामिन B3 के बाद नियासिन है, NIACIN. विटामिन B3 का जो नाम है वो है नियासिन, NIACIN. और फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए भी प्रिकर्सर होगा. और इंडोल 3 एसिटिक एसिड को सिंथेटिक ऑक्सिन कहता है. तो ये आपको बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ये आप लोगों को बाकी सारा ज़ूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेलाटोनिन के लिए या सेरोटोनिन के लिए. तो बच्चों ये था रिगार्डिंग इन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बारे में. और उनका आपने सिग्निफिकेंस भी सीखा, उनका स्ट्रक्चर भी सीख लिया. तो अब लास्ट वाला अमीनो एसिड जो बचा हुआ है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, और वो है फॉल्स अमीनो एसिड. तो बच्चों इसमें आप लोग लिख लेना R group contains या ऐसे लिखो, R group मत लिख लो, आप लिख लो this amino acid contains amino group
और बच्चों इम्यूनो ग्रुप ऐसे होता है, इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप आप लोगों ने सीख लिया था, वो ऐसे होता है NH2। और अब एक अमाइनो एसिड बचा हुआ है और वो है प्रोलीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद नहीं रखना है, बट मैं ये इम्यूनो अमाइनो ग्रुप का कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो बच्चों, अगर ये कार्बन है और ये कार्बन पे H है और ये कार्बन पे COH है और इस कार्बन पे यहाँ में साइड चेन है CH2 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 और इस कार्बन पे यहाँ में अमाइनो ग्रुप था, लेकिन वो अमाइनो ग्रुप ने जो है यहाँ पे अटैच किया किसके साथ, CH2 के साथ। और अब देखो इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं है, इसमें इम्यूनो ग्रुप है IMINO, तो इसीलिए हम लोग इसको फॉल्स अमीनो एसिड मानते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सर ये फिर से रिपीट कीजिए। हाँ देखो, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ में देखो आप, ये सारा ग्रुप्स है जो एक अमाइनो एसिड में होता है। कार्बन सामने वाला सेंट्रल वाला H COH और साइड चेन, और अब साइड चेन के साथ इसमें यहाँ में अमाइनो ग्रुप था, लेकिन वो अमाइनो ग्रुप जो है वो रिएक्ट किया साइड चेन के साथ, और जब वो साइड चेन के साथ रिएक्ट किया हुआ तो यहाँ में NH2 होना चाहिए, तो लेकिन जब वो NH2 हो जाता है तो एक H जो है वहां से निकल जाएगा, और जब एक NH निकल जाएगा और यहाँ पे खाली NH रहेगा, तो जब NH रहेगा तो अब क्या कहेंगे हम इसे, अमीनो ग्रुप, और इसको हम अमाइनो ग्रुप नहीं कहेंगे। और इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, प्रोलीन। इसका अमाइनो एसिड का और इसीलिए इस अमाइनो एसिड को हम लोग फॉल्स अमाइनो एसिड मानते हैं। Are you done with this? Yes, sir. So ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो जरा बच्चों आप लोग बता दो मुझे, जब जल्दी से आप अपने दिमाग से बता देना जितना बता सकते हो। जरा एलिफेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल बता दो, एलिफेटिक चेन अमाइनो एसिड। एलिफेटिक चेन, एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। चलो आइसोलेसिन, अब बताओ मुझे अल्कोहलिक अमाइनो एसिड का नाम। सीरिन थ्रियोनाइड, सेलेनियम थ्रियोनाइड। और सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथेनाइड। वेरी गुड। और जरा आप मुझे एसिडिक अमाइनो एसिड का नाम बताओ। एसिटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, गुड। और एमाइड्स का नाम बताओ, एमाइड्स ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ट्राइजिन एंड ग्लूटामेट, गुड। और बेसिक अमाइनो एसिड का नाम। लाइसिन, अर्जिनाइन, हिस्टिडीन, गुड। और जरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड का। फिनाइल एलानिन, साइक्लोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और ये फॉल्स अमाइनो एसिड जो है वो प्रोलीन। प्रोलीन। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो और सब याद हो जाएगा अपने आप ही। टेंशन नहीं लेना है कि हमें क्यों नहीं अभी याद हो रहा है, तो याद होगा। मेहनत चाहिए, बार बार रिवीजन करना, एकदम से नीट तक 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। तो बच्चों अब हमें नेक्स्ट वाला जो है ये है क्लासिफिकेशन। अब एनसीईआरटी ने थोड़ा सा एक लाइन में पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी लिखा है और न्यूट्रल अमीनो एसिड लिखा है, तो मैं आपको वो समझा दूंगा वो न्यूट्रल अमीनो एसिड एनसीईआरटी ने मतलब क्या लिखा है। तो इसीलिए आप लोग वहां पे लिख लेना। क्लासिफिकेशन जो है हम लोग अमाइनो एसिड का देख रहे हैं, और जो ये तीसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, ये देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ polarity and non-polarity. On the basis of polarity and non-polarity. और अगर वो दो तो करना ही करना पड़ेगा चाहे जो भी हो, और आप कोई बच्चा इसको स्किप करना चाहता है और वो इसको स्किप कर सकता है, ठीक है। और कोई बच्चा टॉपर बनना चाहता है उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको सारा क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको हर कोई चीज पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी जो है, इसमें मैं पहला लिखूंगा कि
वो अमाइनो एसिड जो नॉन पोलर होते हैं, तो लिखो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स with non-polar side chain. R group will decide the polarity and non-polar या polarity and non या polar and non-polar nature. Polar and non-polar nature of amino acids. तो इसमें लिख लेना polar amino acids are hydrophilic और यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में वाटर लविंग और लिख लेना that is are soluble in water. और इसमें आप लोग नेक्स्ट लिख लेना नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक को हम लोग वाटर हीटिंग कहते हैं, दैट इज आर insoluble in water. तो इसमें लिख लेना in these amino acids non-polar side chain is present. In these amino acid non-polar side chain is present and thus they are neutral amino acid. And thus they are neutral amino acid as the net charge is 0. तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग एनसीईआरटी से याद रख लेना। अगर कभी भी पूछा जाए न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से हैं, तो वो मैं आपको अभी एग्जांपल बता दूंगा। क्यों है न्यूट्रल अमीनो एसिड? बिकॉज इनका नॉन पोलर साइड चेन है और जिसमें कोई चार्ज नहीं है। और एग्जांपल आप लोग लिख लेना, जैसे एलिफेटिक अमीनो एसिड है, लाइसिन है, एलानिन है, वालिन है, ल्यूसीन है और बच्चों आइसोल्यूसिन। और ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो हैं they are non-polar, they have no net charge. तो ये तो एक हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल और सल्फर कंटेनिंग से। तो सल्फर कंटेनिंग में से याद रख लेना मिथियोनाइन। और बच्चों देन आप लोग लिख लेना एरोमेटिक से तीनों के तीनों। एरोमेटिक में फिनाइलएलानाइन भी लिख लेना, टाइरोसिन भी लिख लेना और ट्रिप्टोफैन भी लिख लेना। Are you done with this? Yes, sir. No, sir. No, sir.
चलो अब नेक्स्ट जो है मिथियोनाइन के बाद आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना। जैसे एरोमेटिक में लेंगे, हम एरोमेटिक में तीनों ले सकते हैं हम लोग, फिनाइल अलानीन भी ले सकते हैं, टायरोसिन भी ले सकते हैं, और बच्चों ट्रिप्टोफैन भी ले सकते हैं। और फिर हम लोग प्रोलीन भी लिख सकते हैं, फॉल्स अमीनो एसिड। जैसे मैं आप लोगों को इधर सिखाऊंगा, अगर सपोज ग्लाइसिन है तो बच्चों या एलानीन है, तो एलानीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है इस तरह से था कि यहाँ में हो सकता है CO नेगेटिव होगा, और यहाँ में हो सकता है NH3 पॉजिटिव होगा, और यहाँ में CH3H, और यहाँ में H। तो बच्चों अब देखो ये वाला चार्ज जो है ये कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और जो ये CH3 जो है इसमें नो चार्ज है, और जब इसमें नो चार्ज है तो इसीलिए ये होगा नॉन पोलर। तो तभी मैंने कहा कि इन अमाइनो एसिड में R ग्रुप जो है वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं है कुछ। तो लेकिन नेट चार्ज क्या होगा, 0। अगर ये और ये कैंसिल हो गया, अब कौन इसका पोलरिटी डिसाइड करता है, साइड चेन। लेकिन साइड चेन इनमें ऐसा होता है कि उसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये नॉन पोलर निकलता है। तो नेक्स्ट जो है आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ये था पोलर अमीनो एसिड, तो यहाँ पे लिख लेना आप पोलर अमीनो एसिड्स with uncharged side chain, या with uncharged polar side chain। और अब इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सब इसी में है, तो इसका मैं एग्जांपल डायरेक्टली लिखवाऊंगा। जैसे अल्कोहलिक अमीनो एसिड, सीरीन है बच्चों, थ्रेओनीन है, और जैसे सिस्टीन है, और या जैसे एस्पाराजाइन, और या ग्लूटामाइन। अब मैं आपको ऐसे इसका स्ट्रक्चर बताते जाऊंगा। अगर सपोज मैं सीरीन को लूं इसमें से, तो यहाँ में आपको पता है हमारी बॉडी में CO नेगेटिव होगा ये, और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारी बॉडी में 7 pH होता है, तो ये NH3 पॉजिटिव होगा, ये H होगा, और यहाँ में जो है आप लोगों को पता है कि सीरीन में CH2OH होगा। अब देखो आप लोग यहाँ पे ये जो नेट चार्ज होगा इसमें, और नेट चार्ज विल बी 0 हियर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे ये जो साइड चेन है, और इसमें आप लोगों को कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, और लेकिन आप लोगों को पता है कि जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये आराम से वाटर की वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वहां में हम कहेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनचार्ज पोलर साइड चेन, और इसीलिए ये यहाँ में सॉल्युबल होगा इन वाटर। सर ये और समझ में नहीं आया। हाँ, ये वाला पार्ट फिर से समझाइए हाँ सर। मैं आपको समझा दूंगा। आप लोगों ने, चलो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल जब वो अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे वो थोड़ा सा ml लेते हैं अल्कोहल का, और उसमें वाटर डालते हैं। तो अब आप लोग ही बता दो, क्या अल्कोहल वाटर में अब सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? soluble, सॉल्युबल है। अब बताओ अल्कोहल को अब हम लोग कहेंगे पोलर, या अल्कोहल को अब हम कहेंगे नॉन पोलर? पोलर कहेंगे, है ना। तो अब Yes, आप sir. लोगों को पता है कि जो अगर सपोज ये अल्कोहल है, और इस अल्कोहल में अगर सपोज यहाँ में मैं लूंगा CH3 CH2OH लूंगा मैं, और आप लोगों को पता है कि जो ये ऑक्सीजन का जो ये होगा अल्कोहल का, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और अब यहाँ में ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन इसी के साथ है, लेकिन यहाँ से ये अल्कोहल का ऑक्सीजन थोड़ा सा गुंडागर्दी दिखाएगा, कहेगा कि यार मैं खींच लेता हूँ उससे, लेकिन ये भी कहेगा मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये भी खींचता रहेगा, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये खींचता जाएगा, और जब ये खींचता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा,
एक बॉन्ड बनेगा, तो बच्चों क्या कहते हैं उस बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब बता दो मुझे, क्या इस अल्कोहल में यहाँ कोई चार्ज था? नहीं। और लेकिन तब भी ये सॉल्युबल किसमें है? वाटर में। तो अब बताओ क्या कहेंगे हम इन अमीनो एसिड को? अब पोलर कहेंगे या नॉन पोलर कहेंगे? पोलर कहेंगे। लेकिन साइड चेन क्या है? अनचार्ज या चार्ज? अनचार्ज। अनचार्ज। लेकिन कौन सा है बेसिकली? पोलर साइड चेन। और यही मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ अमीनो एसिड पोलर होते हैं और लेकिन उनका साइड चेन अनचार्ज होता है। और अनचार्ज लेकिन बेसिकली वो रियल में पोलर होगा, क्योंकि वो वाटर के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। सो ये था सेकेंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज पोलर अमीनो एसिड विद अनचार्ज साइड चेन। तो अब आप लोग इनका खुद ही लिख लेना, ये आप लोगों को आएगा। जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने शायद समझ लिया इसको अच्छे से। तो अब आप लोग लिख लेना पोलर अमीनो एसिड्स विद नेगेटिवली चार्ज साइड चेन। बच्चों जरा अब लिखो इसका खुद ही एग्जांपल, ये आप लोगों को आना चाहिए अब एकदम से। चलो बताओ क्या एग्जांपल होगा इसका? किस अमीनो एसिड में आप लोगों ने सीखा कि नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है साइड चेन में? हिस्टामाइन। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। जरा कौन कौन सा अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड एंड व्हाट? एस्पार्टिक एसिड। तो बच्चों बड़ा इजी था ये, कोई टफ नहीं था। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ में COOH नेगेटिव होगा और ये वाला जो है यहाँ में NH3 पॉजिटिव होगा और यहाँ में H होगा और यहाँ में CH2 होगा और यहाँ में क्या होता है? CO नेगेटिव, है ना? तो अब देख लो आप इधर, जो ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो क्या ये साइड चेन अब नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज है। और इसीलिए ये होगा पोलर। अब इसका आप लोग स्ट्रक्चर भी खुद लिख लेना, एक्सप्लेनेशन भी खुद देना और बता दो मुझे इसका एग्जांपल क्या क्या होगा। पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन। बच्चों क्या होगा इसका एग्जांपल? लाइसिन, वेरी गुड। अर्जिनाइन एंड हिस्टीडीन। Sir, histidine. लाइसिन, वेरी गुड। अर्जिनाइन एंड हिस्टीडीन। और अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो होगा CO नेगेटिव, CH, NH3 पॉजिटिव। और यहाँ में बताया था मैंने लाइसिन में कितने CH2 होते हैं? 4। और बच्चों इसके साथ लास्ट में क्या होगा? यहाँ में NH3 पॉजिटिव। अब देखो आप, ये NH3 पॉजिटिव जो है ये अब साइड चेन है, इसमें पॉजिटिव डिस्चार्ज साइड चेन। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या आप हम इसको पोलर कह सकते हैं या नॉन पोलर कह सकते हैं? पोलर का। तो अब कुछ अमीनो एसिड पोलर होते हैं और कुछ अमीनो एसिड नॉन पोलर होते हैं। ये हसीना अपना माइक्रोफोन बंद रख लेगी। हाँ, Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute, So- sir, 1 minute. No, sir. NCERT का आदत आप लोग बिगिनिंग से पढ़ के रख लो। हाँ,
बिकॉज एनसीईआरटी बच्चा ज्यादा इग्नोर करता है। तो लेकिन आप लोगों को खुद पता है कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज ही क्वेश्चंस में ऑप्शन होता है, तो जो लैंग्वेज वो होगा बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया जाता है। और इसीलिए आप लोग आदत स्टार्टिंग से एनसीईआरटी, मैं लगभग मैक्सिमम सारा पॉइंट्स एनसीईआरटी का कवर करता हूँ, मैं कोई पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ एनसीईआरटी का। लेकिन तब भी आप लोग एनसीईआरटी का आदत जो है वो रख लो पढ़ने का। और कुछ बच्चा लास्ट में कहता है जब सिलेबस खत्म करूंगा ना मैं मार्च फरवरी मार्च में, तो तब जाके कुछ बच्चा कहेगा सर मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं अब। और जबकि मैं हमेशा बिगिनिंग से बताता हूँ कि भाई एनसीईआरटी पढ़ा करो बिगिनिंग से, ताकि आप लोग मार्च तक कम से कम एनसीईआरटी के 15 रिवीजन कर लो। और फिर कुछ बच्चा मानता ही नहीं है कितना भी टीचर कहे, और तब भी जाके जब सिलेबस खत्म होगा फेब मार्च में, तो कहेगा सर क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं अब, और एनसीईआरटी चेंज हुआ है मैं कौन सा एडिशन खरीदूं। तो मतलब उसका सेंस ही नहीं है वो बच्चा, यानी कि अपना ट्रैक पे ही नहीं था साल भर, और लास्ट में वो जाग गया 1 साल के बाद में जब कोचिंग में सिलेबस भी खत्म हुआ, सब कुछ खत्म, और वो जागा और तब तक वो सोया हुआ रहता। तो इसीलिए एनसीईआरटी लाओ जिसके पास नहीं है, और पुराना एनसीईआरटी कोई भी फॉलो नहीं करेगा। जो सबसे रिसेंट वाला एनसीईआरटी का एडिशन होगा देख लेना डेट, या तो 2019 होगा या 2020 होगा, और वही खरीद लेना। अगर किसी के पास 2016 का है 17 का है उसमें चेंजेस है वो फॉलो नहीं करना। और अब देखो बच्चों ये था सारा अमाइनो एसिड का डिटेल। अब आप लोगों का अमाइनो एसिड के आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे लिखे ना आप आइसोमेरिज्म इन अमाइनो एसिड्स। आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बार कोड होता है। यस सर। हाँ, और वो बार कोड को स्कैन कर लो। हाँ, और उस बार कोड को स्कैन करके और वहां पे लिंक मिलता है, 5 लिंक मिलता है, और वो 4-5 लिंक करने के बाद जो है आप लोग उसमें क्वेश्चंस मिलेगा, और आपको दिखेगा कि नया टॉपिक भी कुछ एनसीईआरटी ने ऐड किए हैं उसमें। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक यहाँ पे एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल लेंगे एनसीईआरटी से, और बायोमोलिक्यूल का आप देखो इधर, अब ये वाला देख लो इधर, मोबाइल का इसमें दिख रहा है या नहीं यहाँ पे बार कोड? हाँ सर दिख रहा हाँ, है। तो ये बार कोड जो है चैप्टर का बिगिनिंग में है, तो इस बार कोड को स्कैन करो और इसमें आपको लिंक मिलेगा, और वो लिंक 4 लिंक होगा। पहला लिंक में क्वेश्चंस होता है, और फिर दूसरा तीसरा चौथा लिंक में एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, और जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन उसमें दिया हुआ है। तो इसलिए वो भी आज ही पॉसिबल होगा, बाद में पॉसिबल नहीं होगा जब मार्च का महीना आ जाएगा, क्योंकि तब आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा लोड होगा पढ़ने का, रिवाइज करने का, क्वेश्चन का। तो अभी आराम से वो चीजें हो पाएंगी। तो अब आप लोग आइसोमेरिज्म में से सबसे पहला वाला आइसोमेरिज्म यहाँ पे लिख लेना, DNL आइसोमेरिज्म। और अब हमें कार्बोहाइड्रेट में इसका सीखा था एक्सप्लेनेशन, यहाँ मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा। सपोज सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, और सिंपलेस्ट को हमेशा रेफरेंस लिया जाता है। और जैसे ई कोलाई है सबसे सिंपलेस्ट है, उसी प्रोकैरियोट को पढ़ा जाता है। यीस्ट सबसे सिंपलेस्ट यूकैरियोट है और इसी को पढ़ाया जाता है, और इसीलिए हमेशा सिंपलेस्ट की रेफरेंस ली जाती है। और ये NH2 है, ये H है, और यहाँ में H है। और बच्चों अगर ये NH2 लेफ्ट साइड होगा और ये वाला H इस साइड होगा, और ये वाला COH इधर आएगा, और ये वाला इधर आएगा, हाँ? तो इसको हम लोग कहते हैं डी ग्लाइसिन, और इसको हम लोग कहेंगे L-ग्लाइसिन। और जो कार्बन एटम फंक्शनल कार्बन एटम है उसको आप लोग हमेशा प्रायोरिटी 1 देते हैं, और बच्चों जो कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन फंक्शनल कार्बन एटम होगा उसको सेकंड कहते हैं, और या उसको अल्फा कार्बन एटम भी कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप द
the carbon atom next to functional carbon atom is called as alpha carbon atom. That means functional को हमेशा प्रायोरिटी 1 मिलता है और सेकंड वाला दैट मीन्स उसका ये होगा अल्फा होगा. और जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा ये COH है और यहाँ मैं लिखूंगा ये C है, ये C है और ये C है, और जो पहला वाला कार्बन एटम होगा फंक्शनल का उसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं और इसको फिर गामा कहते हैं और फिर डेल्टा, फिर एप्सिलॉन हो गया. और यहाँ पे अब ये वाला जहां में भी अमीनो एसिड में NH2 और COH अल्फा कार्बन एटम में अटैच होता है और उन अमीनो एसिड को कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड. देखो the amino acids in which both COH and NH2 are attached to alpha carbon atom are called as alpha amino acids. Are called as alpha amino acids. Clear? अब जब भी NH2 और COH अल्फा कार्बन एटम के साथ ही अटैच होगा तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड. Are you done with this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हमेशा अपना डे फ्रेश डे मानो प्रेजेंट में जिया करो, ठीक है, और प्रेजेंट अच्छे से जिया करो. आपको पता है लेक्चर अटेंड करना ये हमारा प्रेजेंट है, लेक्चर में अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन मेंटेन करना ये हमारा प्रेजेंट है. और आज हमें प्रेजेंट में 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना है और ये आप लोगों का प्रेजेंट है. तो इसमें आप लोग अच्छी तरीके से जीने चाहिए और जब आप प्रेजेंट अच्छे से जिएंगे आपका पास्ट भी अच्छा होगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा. प्रेजेंट अच्छे से जिएंगे ना पास्ट के बारे में टेंशन होगा और ना आप लोगों को फ्यूचर के बारे में टेंशन होगा. अगर आप प्रेजेंट में लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, 7-8 घंटा पढ़ाई नहीं कर रहे सेल्फ स्टडी, तो आपका प्रेजेंट बर्बाद. तो जब आपका नेक्स्ट दिन आएगा तो पुराना सोच आएगा, अरे मैंने तो कल बर्बाद किया टाइम, मतलब पास बर्बाद. और फिर अगर ऐसे ही रहेंगे तो नीट कभी क्वालिफाई ही नहीं होगा, तो मतलब फ्यूचर भी बर्बाद. तो इसलिए बेस्ट पॉलिसी है प्रेजेंट में जियो और अच्छी तरीके से देख लो क्या क्या करना चाहिए और अपने आप ही ना फ्यूचर के बारे में टेंशन रहेगा और ना पास्ट के बारे में टेंशन रहेगा. तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इन सर 15 का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा सर? उसका सिलेबस आप लोगों का बायोमोलिक्यूल मान ले जहां तक हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, और वो सारा होगा. और आप मान लो कि इवन अगर जो हम लोग सैटरडे भी पढ़ेंगे और वो भी होगा, इसलिए आप लोग कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना जितना हुआ है. ठीक है सर. 17 को हॉस्टल खुल रहा है? हाँ 17 को हॉस्टल खोल रहा है क्या? अभी देखो एक्चुअल में मतलब आपको मिलेगा जब भी कोई अपडेट होगा, यू विल गेट द अपडेट. आप लोग को अपडेट मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लास्ट, आप किसका कह रहे हो, आप बदरपुर का कह रहे हैं या USTM वाला कह रहे हैं आप? USTM सर, USTM. हाँ USTM का आप लोग का मिलेगा इंटरनेट. दिखते हैं गवर्नमेंट का कोई फिलहाल कहा है कि 1 तारीख से शायद सितंबर से ऑफलाइन करेगा और मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास ही देखा जाएगा कि जो मतलब कॉम्प्लिकेशन कोई प्रोसेस ना करे. तो लिखो इन ह्यूमंस प्रोटीन्स कंटेन ओनली, और मतलब मैं उसके लिए एक रियल वाला कैंडिडेट नहीं हूँ
जो आपको प्रायर राइट इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अजमल सर, और जो मतलब ये चीज का संभालते हैं, और वो आपको फिर जाके उस समय अपडेट भी करा देंगे। सो आई एम नॉट द राइट गाय कि जो एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सो इन ह्यूमंस प्रोटीन्स कंटेन only proteins contain only alpha amino acid. सर 15 में जो एग्जाम है ना उसका सिलेबस जितना पढ़ा है उतना। हाँ, जितना होगा उतना हो जाएगा। 15 में जो एग्जाम है ना उसका जितना पढ़ा है। In humans, proteins contain only L-alpha amino acids, but nature has both D and L amino acids. बच्चों, हमारे बॉडी में कौन से कार्बोहाइड्रेट थे? D वाले या D वाले या L वाले? D. D वाले। लेकिन हमारे बॉडी में अब कौन सा अमीनो एसिड रहता है? L वाला। D and और L D both. वाला नहीं होता है। नहीं, हमारे बॉडी में खाली L, लेकिन नेचर में होता है बोथ D and L अमीनो एसिड्स। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं ताकि आप लोग इसको एग्जैक्टली समझ पाए। तो क्वेश्चन है कि which of the following amino acid will be present in human body? और इसका पहला जो है, you can write there D alpha glycine, suppose L beta alanine, C लिखना L alpha tyrosine, और यहाँ पे लिख लेना both D and L alpha aspartate. जरा क्या होगा इसका आंसर? C. आंसर होगा सी। बिकॉज कौन सा अमीनो एसिड बताया था हमारी बॉडी में होता है? खाली एल अल्फा। ठीक है, तो एल अल्फा ऑप्शन डी क्या टायरोसिन है होगा। सर? बोथ डी एंड एल अल्फा एस्पार्टेट। क्या हमारे बॉडी में एल अल्फा एस्पार्टेट होगा या डी अल्फा एस्पार्टेट होगा? डी अल्फा। L alpha. एल अल्फा अल्फा। सर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हमारी बॉडी में कौन सा बताया था मैंने? खाली कौन सा अमीनो एसिड है? L एल alpha. लेकिन L नेचर में alpha। क्या होता है? बोथ डी एंड एल। लेकिन मैं किसके बारे में यहाँ पूछ रहा हूँ? ह्यूमन के बॉडी के बारे में। तो इसलिए डी वाला एकदम से कैंसिल करना है। और यहाँ में एल था, लेकिन आगे क्या लगाया मैंने? अल्फा लगाया या बीटा लगाया? Beta. बीटा, तो वो तो नहीं होता है। कौन सा होता है? अल्फा होता है। तो इसीलिए होगा एल अल्फा टायरोसिन। तो ये था पहला आइसोमेरिज्म, जो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, और ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको आइसोमेरिज्म बताया। तो अदरवाइज आइसोमेरिज्म पढ़ने का जरूरत नहीं। तो ये है DNL आइसोमेरिज्म। और अब आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है, सेकेंड वाला, और वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, क्या सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? हाँ? नो सर। नो। जरा क्यों मैंने एक्सेप्ट ग्लाइसिन लिखा? ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं है। वेरी गुड। एक्सेप्ट ग्लाइसिन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म as glycine has no chiral carbonate.
आप लोगों को मैंने कार्बोहाइड्रेट में सिखाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन सा कार्बन एटम चाहिए, कायरल कार्बन एटम। Chiral और carbon atom. फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट होता है आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। तो लेकिन यहाँ में ग्लाइसिन में नहीं होगा, तो इसीलिए ये आइसोमेरिज्म ये वाला शो नहीं कर सकता है। और ये है आइसोमेरिज्म का सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना होता है। So this was everything regarding the amino acids। और चाहे वो इनका स्ट्रक्चर था, ज़ुइटराइन था, चाहे वो इनका क्लासिफिकेशन था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या स्ट्रक्चर के बेसिस पे या पोलैरिटी के बेसिस पे, एंड दिस वाज द आइसोमेरिज्म। तो बच्चों अब आप लोगों ने सीखा है कि जो अमाइनो एसिड हैं दे आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन जाके ये बनाएंगे। तो अब हम लोग वापस जो है प्रोटीन्स पे आएंगे। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स। तो इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी का हल्का सा कुछ पॉइंट लेंगे हम। और यहाँ पे लिख लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट provides या explains formula of a compound, or then organic chemist explains two-dimensional structure of a compound। और फिर होगा नेक्स्ट physicist explains three-dimensional और बच्चों बायोलॉजिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट explains structures at 4 levels। Biologist structures explains at 4 levels, thus according to biologists proteins have 4 different levels of structures। और ये सब एनसीईआरटी के अंदर है। 4 different levels of structures और such as तो बच्चों पहला वाला स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो तीसरा होगा दैट विल बी टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जो फोर्थ होगा एंड दैट विल बी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
very brilliant. तो बच्चों प्रोटीन का अब 4 डायमेंशनल लेवल पे स्ट्रक्चर होगा। एक होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी होगा और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। तो अब इसमें आप लोग पहला वाला स्ट्रक्चर जो है हेडिंग कर लेना, एंड दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिख लेना इट इज द लीनियर और वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। One dimensional structure of proteins. It is a linear or one dimensional structure of proteins. Clear? Yes, sir. अब देख लो बच्चों इधर, अगर सपोज मैं यहाँ में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक सपोज वायर है और ये वायर है मेरे पास, और इस वायर को मैं यहाँ पे स्ट्रेट रख रहा हूँ। ये मान लो ये अमाइनो एसिड का चेन है और अमाइनो एसिड का चेन है और इसको मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ, और ये मतलब हो गया लीनियर स्ट्रक्चर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पेंसिल लाया और मैं इस अमाइनो एसिड के चेन को, इस वायर को मैं अब कॉइल कर रहा हूँ इस पे। तो अब मैं कॉइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक कॉइल स्ट्रक्चर बना, और ये कॉइल स्ट्रक्चर जो बनेगा इधर, और इसको हम लोग कहेंगे अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो अब ये कॉइल स्ट्रक्चर मैंने क्या करा, हाथ में मरोड़ दिया अब इस वायर को, इस पूरा चेन को। तो अब देखो यहाँ में फोल्ड हो गए सब जगह में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो कहूंगा मैं ये 3 डायमेंशनल वाला स्ट्रक्चर जो है अब ये बन गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो लाइकवाइज मैंने अब एक प्रोटीन का पॉलीमर ला, एक मोनोमर लाया, और मैंने दूसरा प्रोटीन का मोनोमर लाया, और मैं इन दोनों को मिलाया। तो जब प्रोटीन में आप देखो एक ब्लैक वाला तार है मेरे हाथ में, एक ये वाला है, तो जब मैं दोनों को हाथ में रख लूंगा तो ये 2 सब यूनिट आ गए इस प्रोटीन के। तो जब प्रोटीन का एक से ज्यादा सब यूनिट होगा तो तब जाके हम लोग उसको कहते हैं 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो अब पहला हम लोग देखेंगे लीनियर, और वो मैंने आपको बताया कि इट इज द लीनियर और वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब आप लोग इसमें सेकंड लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट, it provides positional information. It provides positional information, that is the sequence of amino acids. That is the sequence of amino acids in a protein. तो अब एक प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो उसको कहेंगे पोजिशनल इंफॉर्मेशन। तो दैट मींस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में ये वाला स्ट्रक्चर हमें बता देता है। और ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी से याद रख लेना है। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना कि ये जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें अब अमाइनो एसिड बाइंड रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। बिकॉज़ इन दिस स्ट्रक्चर the amino acids are connected with each other in this structure. The amino acids are connected with each other by peptide bonds. The peptide bonds that are formed that are also formed due to dehydration. और जैसे आप लोगों ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा था,
that are also formed due to dehydration. Is this clear? और इसमें आप लोग लिख लेना पेप्टाइड bond is a type of covalent and amide bond. तो बच्चों ऐसे होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड। अगर सपोज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये CO है और यहाँ में एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड के साथ यहाँ में अब NH होगा और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पूरे CONH2 को उसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। And this whole is called as peptide linkage. तो CONH बॉन्ड जो है it will be now peptide bond. एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक एमाइड बॉन्ड है। Are you done with this? Yes, sir. Yes, No, sir. अब बता दो आप लोग मुझे कि अगर मैं आप लोगों से टायरोसिन पूछूं, क्या टायरोसिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड? वेरी गुड, नॉन एसेंशियल है। जरा आप लोग बता दो मुझे मिथियोनाइन क्या है? मिथियोनाइन एसेंशियल है। जरा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम बताओ मुझे। Arginine and histidine. वेरी गुड, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन आर सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। चलो बच्चों आप लोग बता दो मुझे कोई दो नॉन पोलर अमाइनो एसिड का नाम। दो नॉन पोलर अमाइनो एसिड का नाम। Glycine and alanine. ग्लाइसिन है, एलानाइन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, है ना? या मैंने आप लोगों को बताया था मिथियोनाइन है, या बताया था फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, प्रोलीन है। They all are non-essential. They all are non-polar amino acid. Non-polar मतलब हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग होंगे, वाटर के साथ वो सॉल्युबल नहीं होंगे। चलो कोई मुझे आप लोग बता दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल, कोई सा भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल। Flavonoids, sands, हाँ क्या क्या था? अल्कलाइड था, है ना? spices, sands, alkaloids, हाँ वेरी गुड, टर्पीन्स वगैरह वो सारे के सारे। drugs, lactic. तो आप लोग इसमें अब यहाँ में हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड बनाता, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में कैसे बनेगा और फिर कैसे प्रोटीन बनेगा और फिर क्या क्या नाम दे सकते हैं हम अगर अमाइनो एसिड का नंबर वेरिएबल होगा। सो शुड आई एंड द मीटिंग? इज देयर एनी डाउट? चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.